बोलिए। हो रहा है, हम बोलने लगे। हो गया सर, बोलिए। हो गया। देखिए, आज मैट्रिक्स आव्यूह आज शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को ये जानना होगा कि मैट्रिक्स है क्या। मैट्रिक्स यानी आव्यूह, उसका हिंदी होता है आव्यूह। आव्यूह क्या है? तो इसके पहले आप लोग डिटर्मिनेंट पढ़ चुके हो। तो डिटर्मिनेंट में पंक्ति और स्तंभ, रो और कोलन पहचानना जान गए हो। कैसे रो कौन होता है, कौन कोलन होता है, पहचानना सीख गए हो। तो उसका यहाँ यूज है। तो देखिए, मैट्रिक्स का डिफिनीशन क्या होता है। यदि m गुने n क्रम या ऑर्डर, कोटि, उसको क्रम या कोटि कहा जाता है। तो यदि m गुने n कोटि वाले वास्तविक संख्याओं या सम्मिश्र संख्याओं, वास्तविक संख्याओं या सम्मिश्र संख्याओं को आयताकार या वर्गाकार रूप में व्यक्त किया जाता है, जहां m पंक्ति है और n स्तंभ है, तो इसे आव्यूह या मैट्रिक्स कहा जाता है। और इसको m गुने n कोटि या m गुने n क्रम का मैट्रिक्स कहा जाता है। अब इसमें क्या m गुने n का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो कहीं लिखा गया है a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, मान लो। बोलो इसमें कितनी पंक्तियां हैं? 3। इसमें पंक्ति 3 नहीं है, इसमें पंक्ति 2 ही है। पहली पंक्ति और ये दूसरी पंक्ति। और इसमें स्तंभ कितने हो गए? 3। पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ। तो इसको हम लिखेंगे, जैसे देखो यहाँ परिभाषा हम बोले थे m गुने n। तो m क्या है? पंक्ति है। n क्या है? स्तंभ है। तो इसमें कितनी पंक्तियां हैं? 2। और कितने स्तंभ हैं? तो इसको लिखेंगे 2 into 3। गुना नहीं करना है, गुना कर देंगे तो सदस्य की संख्या हो जाएगी, यानी 3 दूना 6, 6 सदस्य। गुना नहीं करना है। इसको कहेंगे 2 गुने 3 क्रम या कोटि का आव्यूह है। अब परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में पूछ देता, यही सवाल दे देगा और कहेगा बताइए इसकी कोटि। कोटि या क्रम अंग्रेजी में लिखता है ऑर्डर। ये जो आव्यूह दिया गया है, इसका ऑर्डर क्या है, इसका क्रम क्या है, या इसकी कोटि क्या है? तो विकल्प में दे देगा 2 into 3, 3 into 2, 3 into 3, 2 into 2। तो क्या देखना है आपको? इसमें केवल देखना है कि कितनी पंक्तियां है। पहले पंक्ति को लिखेंगे और तब गुना का चिन्ह देकर स्तंभ को लिख देंगे। गुना नहीं करेंगे। गुना करने का मतलब हो गया इसमें सदस्यों की संख्या। समझ में आ गई बात? तो ई क्रम समझ गया। तो इसी पर परिभाषा बना है कि यदि m गुने n क्रम या कोटि के अवयवों को आयताकार या वर्गाकार रूप में व्यक्त किया जाए तो उसे क्या कहते हैं? हम आव्यूह या मैट्रिक्स कहते हैं। अब यहाँ सवाल उठता है आयताकार या वर्गाकार। तो देखिए, ये आयताकार है, वर्गाकार नहीं है। वर्गाकार कब होगा? जिसमें स्तंभ और पंक्ति दोनों की संख्या बराबर हो जाए। जैसे देखो यहाँ हम लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बोलिए इसमें कितनी पंक्तियां हैं? 3। और स्तंभ 3। तो जितने पंक्ति उतने स्तंभ, तो वर्गाकार हो गया। और यदि पंक्ति स्तंभ समान नहीं है तो ये आयताकार। जैसे अगर लिखा जाए a इक्वल टू 1 2 3 4 5
बोलिए ये वर्गाकार है क्या आयताकार हो गया। अब बात समझ में आ गई। अब देखिए इसके बाद ये जानना जरूरी है कि मैट्रिक्स को अवयव को व्यक्त करने के लिए, उसके सदस्यों को व्यक्त करने के लिए 3 चिन्ह दिया जाता है, और वो चिन्ह है, बड़ा कोष्ठ का चिन्ह दे दीजिए, ये भी हो जाएगा, या ये भी, या अब तीनों में से किसी से व्यक्त किया जा सकता है, यानी इसमें भी आप 1 2 3 4 5 6 लिख सकते हो, इसमें तीनों मैट्रिक्स है। अब सवाल उठ रहा है कि हम कौन सा चिन्ह यूज करेंगे। तो देखिए परीक्षा में क्वेश्चन पेपर में a इक्वल टू मान लो ये दिया गया है, तो जब सवाल को हल कीजिएगा परीक्षा में, तो जो पेपर में चिन्ह दिया गया है उसी को देना है। ऐसा मत कीजिए क्या ये चिन्ह दे दिया और तब आप परीक्षा में इसका यूज करने, हालांकि उससे नंबर नहीं कटेगा, लेकिन वो एग्जामिनर सोचेगा, हो सकता है कि बहुत तरह के एग्जामिनर हैं, बहुत तरह के एग्जामिनर हैं बिहार बोर्ड में, हो सकता है कि वो ऐसा चिन्ह उसमें दिया था क्वेश्चन पेपर में, वैसा आप दे दिए ऐसा, हो सकता है खुद वही समझे कि चिन्ह गड़बड़ कर दिया, इसलिए जो क्वेश्चन पेपर में दिया है वही चिन्ह आपको। तो अवयव या मैट्रिक्स स्पष्ट हो गया। अब देखिए इसमें कब ऐसे भी लिखता है, ये एक अवयव है, नहीं आ रहा, ये एक अवयव है। अब दे देगा यहां, आप बताइए A12 इसका मान बताइए, A12 इसका मान बताइए कितना होगा। तो अभी हम बताए थे पहला पंक्ति और दूसरा, तो 1 2 का मतलब क्या हुआ, पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का सदस्य। तो बोलिए तो इसमें पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ, तो पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का चिन्ह क्या है, तो A12 का मान क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर से एक बार समझो, A21 इसका मतलब क्या हुआ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ जहां क्रॉस करेगा, जहां मिलेगा वही उसका चिन्ह होगा। तो बोलिए दूसरी पंक्ति, तो ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है, तो दूसरी पंक्ति में 1 2 3 सदस्य है, तो दूसरी पंक्ति का कौन सदस्य लेना है, दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ का चिन्ह, तो दूसरी पंक्ति है और पहला स्तंभ है, तो कौन आ जाएगा उसका, यानी आप और लिखेंगे। अब समझ में आया कि नहीं, समझ गए। अब अगर लिख दे कोई, आप लोग बताइएगा कि A22 दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो चिन्ह उसका मान बताइए, दूसरी पंक्ति और दूसरा, समझ में आ गया। ऑब्जेक्टिव टाइप में ये भी पूछता है परीक्षा में, A दे देगा और पूछेगा बताइए A22 का मान कितना होगा या A21 का मान कितना होगा, विकल्प में आप ये सब समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो ये आप अवयव समझ गए, उसके सदस्यों को पहचानना समझ गए। अब अवयव है कि बहुत से टाइप्स हैं, द टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, अवयव के प्रकार। तो देखिए वैसे परिभाषा वीडियो बनाकर लिखाना संभव नहीं है, लेकिन परिभाषा हम समझा देते हैं, उसका एग्जाम्पल समझा देते हैं तो स्पष्ट हो जाएगा। परिभाषा एग्जाम में लिखने के लिए नहीं आता है, लेकिन उसका जो प्रकार होता है, जो काइंड्स होते हैं, उसको पहचानना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। देखिए पहला टाइप्स यानी पहला प्रकार, तो पहला होता है क्षैतिज
आव्यूह। इंग्लिश होता है हॉरिजॉन्टल, स्पेलिंग गड़बड़ हो सकता है, मिला लीजिएगा किताब से। तो देखिए ये क्या है, इसका डिफिनीशन क्या है। वैसा आव्यूह, ध्यान दीजिएगा, वैसा आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से अधिक हो। वैसा आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से अधिक, माने जितना स्तंभ होगा जितनी पंक्ति होगी उससे ज्यादा स्तंभ होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ मान लो लिखा गया है ABC DE, बोलिए इसमें कितनी पंक्तियां? दो। और स्तंभ? तीन। तो क्या हम देख रहे हैं इसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से अधिक है, तो इसको कौन आव्यूह कहेंगे? अब समझ में आ गई बात। इसके बाद है ऊर्ध्वाधर आव्यूह, यानी वर्टिकल मैट्रिक्स। ठीक ऑपोजिट, इसका उल्टा हो जाएगा। क्षैतिज में हम बताए थे जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से अधिक है। उल्टा कर दीजिए, जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो। बात समझ में? जैसे 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5, बोलिए तो इसमें पंक्तियां हो गई 3 और स्तंभ 2। तो जिसमें इसमें बताए थे कि जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से ज्यादा, तो क्या हो जाएगा? क्षैतिज। और ऊर्ध्वाधर में क्या हो गया? जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से ऊर्ध्वाधर हो गया। समझ में आ रही बात? इसके बाद है पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह, तो पंक्ति आव्यूह वैसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो। वैसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो। पंक्ति एक ही होना चाहिए, स्तंभ कितना भी हो, उसी को क्या कहेंगे? पंक्ति आव्यूह। बोलिए तो 1 2 3, कितनी पंक्तियां? पंक्ति एक है, स्तंभ कितना है? 3। तो इसको क्या कहेंगे? पंक्ति आव्यूह। तो ठीक इसका उल्टा स्तंभ क्या हो जाएगा? बोलिए तो 1 2 3, यानी वैसा आव्यूह वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक स्तंभ। हो गया। इसके बाद होता है शून्य आव्यूह। तो इसका नाम ही है शून्य आव्यूह। वैसा आव्यूह जिसके सभी सदस्य शून्य हों। शून्य आव्यूह को शून्य से ही सूचित किया जाता है। जैसे कहीं लिखा गया है 0 0, शून्य आव्यूह। बोलिए इसमें कितनी पंक्तियां? 2 और स्तंभ 2। तो इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अगर हो यहाँ 0 3 3, बोलिए इसमें कितनी पंक्तियां हैं? और स्तंभ 3। तो इसको क्या लिखोगे? पहले पंक्ति की संख्या लिखते हैं तब स्तंभ की संख्या, इसको दिमाग में रखना होगा। बोलिए अब शून्य आव्यूह समझ जाइएगा। अगर कहीं कोई लिख दे 0 3 3, इसका मतलब 3 पंक्ति 3 स्तंभ और सब क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। बात समझ गया? इसके बाद आपको पढ़ना है
वर्ग आव्यूह का स्क्वायर मैट्रिक्स। तो वैसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर हो, पंक्ति और स्तंभ दोनों बराबर होना चाहिए। जैसे दो ही पंक्ति मान लो, बोलिए तो दो पंक्ति है और दो स्तंभ है तो वर्ग आव्यूह हो जाएगा, या तीन पंक्ति और तीन स्तंभ तो वर्ग आव्यूह हो जाएगा। और आयत आव्यूह, अच्छा आयताकार आव्यूह, वही हुआ आयताकार आव्यूह या आयताकार लिख रहा है आयता, ये तो शुरू में ही बताए थे। वैसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर हो, जैसे देखो 1 2 3 4 5 6, क्या देख रहे हैं हम, इसमें दो पंक्तियां हैं और तीन स्तंभ है, तो यह आयताकार आव्यूह हो गया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए वो होता है इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह। इकाई आव्यूह या यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी बंद कर दो। तो देखिए इसमें एक चीज स्पष्ट बोलना होगा कि वैसा वर्ग आव्यूह यानी यूनिट या इकाई आव्यूह आयताकार नहीं होता, वर्गाकार हमेशा होता है। तो वैसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण इकाई हो माने एक हो, बाकी सब सदस्य शून्य हो, उसको इकाई आव्यूह कहा जाता है या तत्समक आव्यूह। इसको आई से सूचित किया जाता है। आई इक्वल टू 1 0 0 1, यही मुख्य विकर्ण है। ये क्या है मुख्य, ऐसे मत चलिएगा, मुख्य विकर्ण ये है। तो क्या देख रहे हो, मुख्य विकर्ण 1 1 है, बाकी सदस्य 0 है, तो ये इकाई आव्यूह हो गया। अब इसको कुछ लोग केवल आई लिखते हैं, कुछ लोग लिखते हैं आई, बात एक ही हुआ, यानी दो स्तंभ और दो पंक्ति। अगर तीन स्तंभ तीन पंक्ति लिखना हो, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, बात समझ में आएगी। तो इसको आप क्या लिखिएगा, आई 3, केवल 3 into 3 लिखो या आई 3, बात एक ही है। तो देखिए इसका मुख्य विकर्ण इकाई है ना। और परीक्षा में कभी कभी दे देता है, जैसे ए बराबर एक आव्यूह दे देगा और इसमें लिख देगा कि 5a प्लस I3 इज इक्वल टू 5, और I3 का मान नहीं देगा, I3 का मान नहीं देगा, तब क्या करेंगे। तो वही I3 नहीं देगा तो I3 के स्थान पर ये लिख देंगे। एक मिनट, बात समझ गए। तो ये I3 का मतलब अब समझ गया। इसके बाद इकाई आव्यूह के बाद एक होता है विकर्ण आव्यूह। तो देखिए विकर्ण आव्यूह और इकाई आव्यूह में क्या अंतर है। वैसा आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण में कोई न कोई अंक हो और बाकी सदस्य शून्य हो। तो देखिए जिसके मुख्य विकर्ण में कोई न कोई अंक हो तो इसको भी हम विकर्ण आव्यूह कह सकते हैं। या अगर लिखा जाए 5 0 0 0 2 0
2 0 0 3। देखिए तो मुख्य विकर्ण में कोई ना कोई अंक है, बाकी सदस्य क्या है? तो वैसा अवयव जिसके मुख्य विकर्ण में कोई ना कोई अंक हो लेकिन बाकी सदस्य क्या हो? शून्य हो, तो उसको क्या कहेंगे? विकर्ण अवयव। हाँ, वर्गाकार होना चाहिए, वैसा वर्ग अवयव। इसमें आयताकार नहीं होता है, इसका भी मुख्य विकर्ण लेना होगा, वो आयताकार नहीं होता है। या इसको डायगोनल मैट्रिक्स भी कहते हैं। अब देखिए इसके बाद अदिश अवयव क्या होता है? अदिश अवयव बहुत इंपॉर्टेंट। अदिश सदिश, सदिश तो फिजिक्स में पढ़े हो, सदिश को वेक्टर कहते हैं, अदिश को तो इसका मैट्रिक्स हो जाएगा। तो देखिए अदिश अवयव वैसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के सदस्य समान हो और बाकी सदस्य शून्य हो। जिसके मुख्य विकर्ण के सदस्य क्या हो? समान हो। कोई अंक लीजिए लेकिन समान होना चाहिए, जैसे 5 2 0 0 0 5 0 0 0 5। तो बोलिए क्या ये अदिश अवयव नहीं हो सकता? ये अदिश भी हो जाएगा और इकाई भी हो जाएगा। ये इकाई नहीं होगा लेकिन अदिश हो जाएगा। और बोलिए ये विकर्ण अवयव हो जाएगा कि नहीं? विकर्ण अवयव भी हो जाएगा, ये विकर्ण भी हो जाएगा, अदिश भी हो जाएगा लेकिन इकाई नहीं। और ये बताइए तो इकाई हो जाएगा लेकिन विकर्ण भी हो जाएगा और तीनों हो जाएगा कि नहीं? लेकिन इकाई में एक चीज पर ध्यान, इस नाम ही है यूनिट, इकाई माने इसका मुख्य विकर्ण एक ही होना चाहिए। अब जो सबसे हो गया तो दो मतलब मुख्य विकर्ण का दो ना तो अगर कोई अलग अलग अंक हो गया तो विकर्ण अवयव दो 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 सब बराबर आ गया। इकाई में एक होना चाहिए, इकाई में केवल एक बचाना, एक होना चाहिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट अब बता रहे हैं जिससे ऑब्जेक्टिव इस साल भी पूछा था, मैंने हर साल एक ऑब्जेक्टिव पूछना ही है उससे, वो होता है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज कांजी परिवर्त, परिवर्त अवयव। अवयव परिवर्तन रहने दो, ठीक है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स परिवर्त अवयव। तो देखिए ये बहुत आसान है लेकिन आता है, इसको सूचित किया जाता है जैसे a इज इक्वल टू, मान लो दे दिया गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें कोई योग नहीं है, वर्ग अवयव कोई योग नहीं है, बस दुए ठो दे दो। इसमें वर्ग अवयव भी हो सकता है और आयताकार भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। हाँ। ट्रांसपोज मैट्रिक्स को सूचित किया जाता है a डैश या a के पावर छोटा t या तीनों से में से किसी से सूचित किया जा सकता है। तो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछता है? पूछ देगा कि a इज इक्वल टू इतना दे देगा, अब तब कहेगा कि बताइए a पावर t का मान कितना होगा या a डैश का मान कितना होगा या a का पावर छोटा t, तीनों में से कोई पूछा जा सकता है कितना होगा। तो देखिए सबसे आसान है, पंक्तियों को स्तंभों में बदल दीजिए। पंक्तियों को स्तंभ माने स्तंभों और पंक्तियों का विनिमय कर दीजिए। विनिमय समझ रहे हो ना, आदान प्रदान, पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में, बस हो गया ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब आप बता सकते हो इसका मान कितना होगा।
1 2 3 4 5 बोलिए, कोई दिक्कत? समझ में आ गई बात? सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में एक निश्चित, देखिए इस जाकर क्वेश्चन पेपर देखिएगा, जरूर पूछा होगा ट्रांसपोज मैट्रिक्स 1 नंबर का। इसमें कुछ नहीं करना, केवल पंक्ति को स्तंभ बना देना, बस हो गया, आपका 1 नंबर मिल जाएगा। इसमें कॉलम भी नहीं उठाना है, केवल देख लेना है, विकल्प में से खोज करके लिख देना। तो ये आपको काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब देखिए इसका योगफल, अंतर, गुणनफल, ये जानना सबसे जरूरी है। तो यदि ए और बी दो आव्यूह हो, ध्यान दीजिएगा, यदि ए और बी दो आव्यूह हो तो उनका योगफल या अंतर तभी संभव है जब ए में पंक्तियों या स्तंभों की संख्या बराबर बी में पंक्तियों या स्तंभों की संख्या। माने ए में जितने पंक्ति और स्तंभ हैं उतना ही पंक्ति और स्तंभ किसमें होना चाहिए? बी में। तभी आप योगफल या अंतर निकाल सकते हो। अगर आपसे कोई कह दे कि a इज इक्वल टू, मान लो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 और b इज इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है। अब आपसे कोई पूछे कि बताइए a प्लस b या a माइनस b आप निकाल सकते हो? नहीं। निकाल सकते हो? नहीं। पूछिए क्यों? इसमें कितनी पंक्तियां हैं? 3 पंक्तियां। कितने स्तंभ है? 2। और इसमें 2 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ। तो पंक्ति तो स्तंभ तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, लेकिन पंक्ति देखो ना, इसमें कितने हैं? 3 और इसमें कितने हैं? 2। तो अभी हम बताए थे कि 2 आव्यूह का योगफल या अंतर तभी संभव है जब ए और बी आव्यूह में पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या समान होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? तो नहीं है तो इसका मतलब ए प्लस बी या माइनस बी निकालना संभव अपरिभाषित है, आप नहीं निकाल पाओगे। उसी तरह गुणनफल के लिए इसका गुणनफल ही थोड़ा सा दमदार होता है, और गुणनफल पूछता भी, इस साल भी पूछा था, हर साल पूछता है। और दुर्भाग्य की बात है गुणनफल भी लौटा नहीं। इस साल तो हमें स्कूटनी में गए थे, क्या बताएं कैसे कैसे विद्यार्थी, मैंने बिहार के कितने बिहार बोर्ड में महापुरुष लोग हैं, अरे मत पूछो कैसे कैसे क्वेश्चन बना। तुमको हम दिखा देना, कॉपी अलाउ नहीं है, अगर कॉपी दिखा दे तो हम ही जेल चले जाएंगे। अगर दिखा दे तो तुम खुद कहोगे कि मैंने अजायब घर से बजा कर लड़का है कि क्या लिखा। अरे कुछ भी हो तो नहीं लेना चाहिए उसको, मैं दिल्ली से कमा कर नहीं लेना चाहिए। अगर लेते हो, देखो एक बात सुन लो, हर व्यक्ति आपके लिए सबके लिए बता रहे हैं, अगर दोनों लिए हो तो कम से कम उतना पढ़ाई जरूर करो कि दोनों का बेसिक ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो एक ले लो, दोनों लिए। अब इसका मतलब यह नहीं एक एक्स्ट्रा ले लिए, अनाप शनाप कुछ लिख दिए, तो फिर आपको लेने से फायदा क्या हो? नहीं लेना चाहिए। अब तो ऐसी व्यवस्था हो गई है कि जिसमें ज्यादा नंबर आएगा आपका वो मेन हो जाएगा, ऑटोमेटिक अपने आप वो मेन हो जाएगा, और जिसमें कम आएगा वो एक्स्ट्रा। लेकिन हाँ, अब फिजिक्स केमिस्ट्री एक्स्ट्रा मेन नहीं होगा, मैथ और बायोलॉजी में मैच होगा, और फिजिक्स केमिस्ट्री हिंदी को और अंग्रेजी को आप एक्स्ट्रा मेन नहीं कर सकते हो। चलिए छोड़िए इस बात को। तो देखिए गुणनफल में क्या होता है, यदि ए और बी 2 आव्यूह है तो उनका गुणनफल तभी संभव है जब ए में स्तंभों की संख्या बराबर बी में पंक्तियों की संख्या, ए के स्तंभों की संख्या बराबर बी के पंक्तियों की संख्या। जैसे मान लो बोलिए इसमें कितने स्तंभ हैं? 2 स्तंभ।
इसमें दो बोलिए पंक्तियां हैं। इसमें कितनी पंक्तियां हैं? दो। तो ए में स्तंभों की संख्या बराबर बी में पंक्तियों की संख्या है कि नहीं? बोलो है। नहीं है? है सर। देखो इसमें कितने स्तंभ हैं? दो। और इसमें कितनी पंक्तियां हैं? दो। तो ए में स्तंभों की संख्या बराबर बी में पंक्तियों की संख्या अगर है तो ए गुने बी। हाँ, एक चीज और, अगर इसमें 3 पंक्ति है, इसमें 3 स्तंभ है, 3 है दोनों में, या 2 है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर बराबर नहीं है तब क्या ध्यान देना होता है कि ए में जितने स्तंभ हैं बी में उतनी पंक्तियां होनी चाहिए, तभी आप ए गुने बी का मान निकाल सकते हैं। स्पष्ट हो गया? स्पष्ट हो गया ना? अब आप जो लोग वीडियो से पढ़ रहे हो, जो YouTube से पढ़ रहे हो, आप किताब निकालिए और किताब निकाल कर देखिए उसमें आपसे कितना ऑब्जेक्टिव बन जा रहा है। और अगर नहीं बन रहा है, जो ऑब्जेक्टिव आपसे नहीं बन रहा है, आप कमेंट में लिखिएगा, उसको हम बना देंगे। बंद कीजिए, उसके बाद आपको बता रहे हैं। हम लोग कर दिए।